लाहौर में चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी फैमिली से मिल के आया हूं, उनकी अहलिया से, बहू से, अपनी बहनों से मिला हूं और मुझे सुनकर बेपनाह सदमा हुआ है, बेपनाह सदमा हुआ है कि जो कुछ हुआ है। हमारे मशरकी माशरे में ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। चौधरी परवेज इलाही साहब प्रोटेक्टिव बेल पर थे, जानते हुए कि वो बेल पर हैं, उनके घर पर हमलावर हुए, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, सर्च वारंट के बगैर घर में दाखिल हुए। मैं तो कमाल दाद देता हूं उनकी फैमिली, उनकी है एक सियासी घराना है, सियासी सूझबूझ है और उन्होंने ऐसे मुश्किलात माजी में देखी हैं तो उन्होंने बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी हिम्मत से मस्तूरात ने सारी इस कार्रवाई को हैंडल किया। लेकिन अफसोसनाक बात है, मुझे इतना ज़ाती तौर पर इसका दुख हुआ कि जिसके मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मुजम्मत क्या कर सकते हैं, मुजम्मत कोई मुनासिब लफ्ज़ ही नहीं है जो कुछ हुआ। और कहते हैं ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं हैरान हूं कि जानते हुए कि इसी घर में, इसी कंपाउंड में वो हस्तियां भी रिहाइश पजीर हैं जो हुकूमत के साथ तावन कर रही हैं, जो इस पीडीएम कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उसका भी एहसास नहीं किया गया, कोई तफरीक नहीं की गई। और मुझे तो पता चला कि उनके दरवाजों पर भी हमलावर हुए, जो कि नामुनासिब है, जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन चौधरी परवेज इलाही और उनके ख़ानदान के साथ शाना बशाना खड़ा है और मैं यकजहती के लिए और इज़हार हमदर्दी के लिए खुद हाजिर हुआ हूँ। मैं इस्लामाबाद से चला और सुबह जब मैंने देखा तो मुझे बेहद तकलीफ़ हुई और मैं फ़ौरन वहाँ से आया। आमिर सईद साहब से मैंने रब्ता किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि सारी रात के जागे हुए हैं और अदालत में थे और इन्होंने ये मुमकिन बनाया। और मेरी मोनस से भी रब्ता हुआ है और उनसे भी मेरा तबादला ख्याल हुआ है। इंशाअल्लाह वक्त गुजर जाएगा, आजमाइश के दिन आते हैं, गुजर जाते हैं। और मुझे चौधरी परवेज इलाही का इल्म है, हमने बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा है। पंजाब में जब मैं था, हम एक काबीना में भी रहे हैं, हम पंजाब असेंबली के मेंबर कई मरतबा इकट्ठे रहे हैं। तो मैं उनके हौसले को, उनके अज़्म को मैं जानता हूँ। मैं इस घराने के सियासी कद काठ को पहचानता हूँ। चौधरी ज़हूर इलाही साहब का जो एक सियासी मकाम था वो पूरा पंजाब जानता है, किसी से पोशीदा नहीं है। और उस रिवायत को, उस वज़ादारी को चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस अंदाज में, और उनके बेटे ने, मोनस ने जिस अंदाज में इसको आगे बढ़ाया है, उस रिवायत को कायम रखा है, दुनिया जानती है। ये भी जानती है दुनिया कि जब शरीफ फैमिली पर एक मुश्किल वक्त आया तो चौधरी साहबान ने उन मुश्किलात में इजाफा नहीं किया। हो सकता है कोई आसानी पैदा की हो सकता है उन्हें रिलीफ दिलवाने की कोशिश की हो। इमरान मसूद साहब खड़े हैं,
हम कॉलीग्स हैं और कॉलीग रहे हैं और इनके भी इस ख़ानदान से पुराना ताल्लुक़ है। वो इस बात की गवाही देंगे कि किस तरह इन्होंने जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे और ये इक़्तिदार में थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया। काश जिन्होंने कल हमला किया वो उन रिवायात को याद रखते, उन एहसानात को उन्होंने ज़ेहनशीन रखा होता तो शायद ऐसा ना करते। बहरनौ वक्त गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह वो सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ एक आजमाइश से गुजर रही है। आपने देखा कि कुछ अरसा पहले ऐसे ही वाक़यात ज़मान पाक पे देखे आपने। इमरान खान साहब के घर पर जिस तरह हमला किया गया, जिस तरह कल रात आपके गेट तोड़े गए, इसी तरह इमरान खान साहब के गेट तोड़े गए। इसी तरह उनकी अहलिया घर में तन्हा थी, अकेली थी, वो इस्लामाबाद थे पेशी पे गए हुए। चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा गया और नौकरों को परेशान किया गया, जैसे आपके मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके ले गए, ख़वातीन को परेशान किया। कुछ मिसिंग है जी, कुछ मिसिंग भी है और कुछ मिसिंग भी हैं। तो ये आजमाइश में से वो भी गुजरे हैं, आज आप गुजर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ जो बीत रही है वो भी आपसे पोशीदा नहीं है। एक मुकदमे से आज़ाद होते हैं तो दूसरे मुकदमे में धर लिए जाते हैं और ये सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, अज़हर मशवानी हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, जो उन पे बीती है वो पूरी कौम देख रही है। मेरी ये गुजारिश होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुनों से और जो इमरान खान के साथ हमदर्दी रखते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, कि इस हमने बिखरना नहीं है, हमने यकजा होना है। हमने यकजा होना है। हमने कानून का हमेशा एहतराम किया है और आप देखें कि इस फस्तायत के मुजाहरे के बावजूद चौधरी साहबान ने कानून का रास्ता इख्तियार किया, अदालतों के सामने गए और अदालतों से रिलीफ मांगी और मांग रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया हमें इंसाफ देगी। शुक्रिया। जी, ये बताएं कि आप सीनियर सियासतदान हैं, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं आपके हुकूमत के साथ, दूसरी तरफ मुकदमात भी हैं और इस तरह के वाक़यात हैं। अब आप क्या जो मुज़ाकरात हैं उनका फ्यूचर देख रहे हैं? कोई एक टेबल पे ये मामला हल होते दिखाई दे रहे हैं? और दूसरा एक जो अहम पॉइंट ये है कि आपकी हुकूमत भी 4 साल रही है, अदारे इसी तरह सियासी अलाकार बन के इस्तेमाल होते रहे, आप भी हो रहे हैं। ये कब तक ये इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा? देखिए, कल हमारी नशिस्त हुई और कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं भी मौजूद था, इमरान खान साहब की वहाँ पेशी थी। तो जब हम वहाँ से लौटे तो पता चला हमारे 33 के लगभग कारकुनों को इस्लामाबाद पुलिस ने उठा लिया। उन पर FIR नहीं थी, उन्होंने कोई कानून शिकनी नहीं की थी, कोई नुक्स अमन का वाक़या नहीं था, कुछ वहाँ इंसिडेंट नहीं हुआ। गाड़ी में बैठे लोगों को उठाया गया और इस्लामाबाद पुलिस ले गई। तो जब मैं गया वहाँ मुज़ाकराती टेबल पर तो मैंने वहाँ डार साहब से और जो वज़ीर कानून हैं तारड़ साहब, उनसे कहा कि ये मुझे समझाइए, एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, ये तो तज़ाद है और ये हमारी समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के लिए तो एक माहौल साजगार बनाया जाता है, जिसको आप कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट।
ये क्या आप माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? आप इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि यह गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है? तो बता दीजिए। बाहर नौ उन्होंने मेरी बात को सुनते हुए महसूस किया कि मेरी बात में वज़न है, तो उन्होंने फिर वज़ीर दाखिला से बात की और उन 33 हमारे कारकुनान को, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे भी थे, उनको रिहा किया। और फिर हमने नशिस्त की और नशिस्त करके जब घर लौटे और रात को ये खबर मिली। अब मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे डार साहब का फ़ोन और वो मुझसे बात करना चाह रहे थे। तो मैंने उनके सेक्रेटरी से कहा कि पहले मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर जा रहा हूँ, मैं उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, मैं सारी जो रुएदाद है उससे वाकिफ़ होना चाहूँगा और उसके बाद मैं डार साहब से यकीनन गुफ्तगू करूँगा। मैंने फैमिली से मिला हूँ, मैं आमिर सईद साहब से मिला हूँ, ये सारी उनकी कानूनी चाराजोई और पैरवी कर रहे हैं मुकदमात की। मैंने इनसे सारा हाल लिया है और इस तनाजुर में मैं डार साहब से बात करूँगा। ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जो हैं वक्त का ज़िया है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी, आप कह रहे हैं पूरी उम्मीद है और ख्वाजा आसिफ बड़े। मैं अर्ज़ करूँ जी, अर्ज़ ये है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, तहरीक इंसाफ की बात कर सकता हूँ। तहरीक इंसाफ मेज़ पर बैठी है नेक नियति से। हम दिलों का राज तो नहीं जानते, हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें और इंतखाबात की तरफ बढ़ें। अब उनके दिल में क्या है ये वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन इस वाक़े से माहौल बिगड़ा है, साजगार नहीं हुआ, हम रंजीदा हैं, हमें तकलीफ पहुंची है और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। जब बात होगी तो मैं इससे ज़्यादा बात किए उनसे बात किए करने से पहले कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाए। डार साहब को हमने ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया। ख्वाजा साद हकीक साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, पीपल्स पार्टी के वहाँ लोग बैठे हैं, चीमा साहब काफली के वहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो वो कोई ज़बरदस्ती, MQM के दोस्त बैठे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं बैठे, अपनी सूझबूझ के मुताबिक बैठे हैं। और तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से बात की है। हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। अब देखते हैं कि बात किस करवट बैठती है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगर 1 पॉइंट एजेंडा जो है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान यही हो रहा है कि जुलाई अगस्त में फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो जाते हैं पूरे मुल्क के, जो 90 रोज़ का एक आइन में लिखा हुआ है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 90 रोज़ का आइन में लिखा हुआ है उसके हम पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उन्होंने आइन की रूह के मुताबिक सही फैसला किया है। उस फैसले को हम कल भी तस्लीम करते थे, आज भी तस्लीम करते हैं और उन्होंने उस फैसले को सामने रखते हुए 14 मई के इंतखाबात की तारीख दी है। हम तो उसके पाबंद हैं, हम तो उसके पाबंद हैं। हमने तो सारा अमल मुकम्मल किया है। हमने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, हमारे उम्मीदवारों ने जांच पड़ताल करवाई है, हमारे उम्मीदवार और पार्टी ने, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से खुद एक एक हलके पर नजरसानी के बाद टिकटें जारी की हैं। हमारे निशान अलॉट हो गए हैं। इससे जाहिर होता है कि हम 90 दिन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं और हम आगे बढ़े हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी बढ़े हैं और लोग भी बढ़े हैं। लेकिन इस वक्त मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि पीडीएम और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। उनकी पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं।
वो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं। और डार साहब जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सीनियर वजीर हैं उनके, और उन पर उनकी क़यादत को पूरा एतमाद है, वो मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। तो ये फैसला तो अब कोलिशन पार्टनर्स ने करना है कि वो किस सिमत जाना चाहते हैं, और इन्हें सोचना चाहिए। और अगर वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उन्हें मौलाना को कायल करना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को समझाना चाहिए। ये बताइएगा, मैं यहाँ आने से पहले ज़मान पाक गया और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब भी थे, उस मुलाकात में सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी थे जो हमारे वकील भी हैं और मायानाज कानूनदान हैं, और वो हमारी टीम का हिस्सा है, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। हमने जो पहली नशिस्त के बारे में इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था जब हमारी मुलाकात हुई थी हाई कोर्ट के अहाते में, और कल की नशिस्त के बारे में मैंने उनको पूरी तरह आगाह कर दिया है और उनसे रहनुमाई भी हासिल की है। तो वो फुली अवेयर हैं हमारी सोच क्या है। देखिए, हम पॉजिटिव हैं। अब मैं उनके दिल के अंदर झांक नहीं सकता, वो कितने बाख्तियार हैं या नहीं हैं उसका अंदाजा उनको होगा, मुझे नहीं है, लेकिन हम नेक नियति से बैठे हैं। जी सर ये बताइएगा कि ये एक्शन हुआ है रात, आप क्या समझते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे शायद फेडरल गवर्नमेंट हो या ना हो, कोई ऐसी और फोर्स हो जो ये ना चाहती हो? देखिए बात सुनिए, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ साहब। इस वक्त पंजाब की हुकूमत के सरबराह कौन है? मोहसिन नकवी साहब। अब वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक हो जाएं तो बात बनती नहीं है, और वो पक पास ऑन कर दें किसी तीसरी जगह, तो या तो आप ओनरशिप लें या डिसोन करें। डिसोन करेंगे तो वो करेंगे ना, खुलकर कहें। अगर वो समझते हैं वो फिर खुलकर कहें कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, ये हमने नहीं किया, खुलकर कहें ना, तो हमें बात समझ आए। और अगर वो ये नहीं कह सकते तो फिर ओनरशिप ले और कहें हाँ हमने किया है। थैंक यू। एक क्वेश्चन है सर, ये बता दीजिएगा कि अगर जमानत परवेज इलाही साहब की कल हो गई थी तो अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया वो आज क्यों जारी किया? नहीं, देखिए आपने वो तहरीरी ऑर्डर पढ़ा होगा, उसके ऊपर डेट कल की डेट है, आज की डेट नहीं है, और कल की डेट का ही ऑर्डर है। कल का आप जब रिकॉर्ड से देखिए, नीचे जो स्टैंप होती है वो स्टैंप हमेशा टेस्टेड बाद में होती है। कोर्ट का ऑर्डर 28 है। थैंक यू जी। चौधरी परवेज इलाही। शाह महमूद कुरैशी की परवेज इलाही के घर आमद इलाही के अहले खाना से इजहार यकजहती करते हुए उन्होंने कहा कि परवेज इलाही जमानत पर थे, सर्च वारंट के बगैर पुलिस घर में दाखिल हुई। परवेज इलाही की जमानत के बावजूद उनके घर पर छापा मारा गया, जाती तौर पर बहुत दुख हुआ है। तो परवेज इलाही के घर छापे में बख्तरबंद गाड़ी से दाखिली दरवाजा तोड़ा गया, अंदरूनी दरवाजे के कुंडियां और खिड़कियों के शीशे भी तोड़े गए, घर के कोने कोने की तलाशी ली गई, घर की क्या दुर्गत बना दी गई। जानते हैं अपने नुमाइंदे उल्फत मुगल से। जी उल्फत। जी बिल्कुल, हम साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश के बाहर मौजूद है, जहां पर गुज़श्ता रात एंटी करप्शन और लाहौर पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन लॉन्च किया था। पुलिस एहलकारों ने पहले इसके शीशे तोड़े, फिर उसके बाद बख्तरबंद गाड़ी की मदद से इस गेट को तोड़ा गया। इस गेट को तोड़ने के बाद अब इसको ठीक करवा दिया गया है। ये चौधरी परवेज इलाही साहब का घर है, साबिक वज़ीर आला पंजाब का। सबसे पहले पुलिस ने यहाँ पर हमला किया, इस गेट को तोड़ा। इसके बाद पुलिस अंदर दाखिल हुई और वहां पर सर्च किया जहां पर घरेलू खवातीन मौजूद थी। अब इसका अंदर जो काम है वो करवा दिया गया है, शीशे वीशे जिसके टूटे थे वो सेट करवा दिए गए। बिल्कुल चौधरी परवेज इलाही साहब के घर के सामने ये जो गेट है, ये चौधरी शुजात हुसैन साहब का घर है, इसके भी गेट तोड़े गए थे, शीशे तोड़े गए थे। इसकी अभी मुरम्मत का काम जारी है और यहाँ पर ये काम हो रहा है। यहाँ पर जब पुलिस काफ़ी देर तक तोड़ती रही, यहाँ पर भी चौधरी परवेज इलाही साहब मौजूद नहीं थे, जिसके बाद पुलिस जो है वो साथ में चौधरी वजात हुसैन का घर है, तीसरा ऑपरेशन उस घर में किया गया। ये सामने वहाँ पर भी अच्छी खासी तोड़ फोड़ की गई, अलमारियाँ तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए, ये टूटे हुए हैं, ये जो सारी चीज़ें
पुलिस जो है वो दरवाजे तोड़ती रही। चौथा और आखिरी ऑपरेशन जो है रासिक इलाही, जो कि चौधरी परवेज इलाही के बेटे हैं, वहाँ पर किया गया। वहाँ पर भी अलमारियाँ तोड़ी गई। घर का गेट वो बिल्कुल इस रोड के उस तरफ है। तो सूरत हाल ये कि ये चौधरी परवेज इलाही साहब का घर है, बिल्कुल उनके सामने चौधरी शुजात हुसैन साहब का घर है। चौधरी शुजात हुसैन हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, उनके बेटे वफाकी वजीर भी हैं, लेकिन पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने वफाकी वजीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत के एक सरबराह के जो घर है उसका गेट भी तोड़ा, उसे भी नुकसान पहुंचाया। अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं कि अभी भी इस घर की जो तामीर है, जो मुरम्मत का काम है, वो अभी भी जारी है। तो पुलिस ने यहाँ पर काफ़ी देर तक ऑपरेशन लॉन्च किए रखा, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब जब उन्हें नहीं मिले, फिर उसके बाद इस पूरा जो ज़हूर इलाही रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया। आम लोगों का यहाँ पर दाखिला मना था। फिर उसके बाद सुबह के वक्त तकरीबन जो पुलिस है वो वापस चली गई और चौधरी परवेज इलाही साहब को पुलिस गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। और ये ऑपरेशन जो है वो इस हद तक तो कामयाब रहा कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, घर में तोड़ फोड़ की गई, लेकिन पुलिस जो है वो अपने मकसद में नाकाम वापस लौटी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, तंजीम साजी फेम तलाल चौधरी की एक बार फिर गैर अखलाकी गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां दोहरा दी। तलाल चौधरी ने जमान पाक और खातीन के बारे में भी गैर अखलाकी बात की। तलाल चौधरी की मुगल्लिस प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी टीवी पर नशर की गई। पिछले दिनों जो ऑडियो आई थी तो साकिब निसार साहब फरमाते हैं कंसल्टेंसी कर रहा था। कंसल्टेंसी का उर्दू तर्जमा दलाली होता है। ब्रोकरी कर रहे थे। कंसल्टेंसी छुप छुप के करते हो, सामने आओ ना, खड़े हो जाके जमान पार्क में। आप सबकी घरवालियां तो जाती हैं, औरतें जाती हैं, आप भी चले जाया करें। पहले आई थी ऑडियो करोड़ रुपए की मुलाकात, अब पता चला 1 करोड़ 20 लाख की टिकट। ये कंसल्टेंसी की फीस जो है टिकटें बेच के पूरी की जा रही है। कंसल्टेंसी बाप करता है और उसकी पेमेंट टिकटों की सूरत में बेटा कह रहा है, वो आपके कैमरों के सामने मैं मजबूर हूं, मैं कह रहा है तुम जाओ, मेरे लिए बन जाओ। ये जो लफ्ज तुम इस्तेमाल कर रहे हो, इसी तरह ही तुम्हारा वालद रहा है इस इमरान खान। पहले हथनी अब शेरनी। कराची का चिड़ियाघर जानवरों के लिए गैर महफूज होता जा रहा है। चिड़ियाघर में मौजूद अफ्रीकी शेरनी के नाबीना हो जाने का इंकशाफ हुआ है। 17 साल की शेरनी के नाबीना होने का इंकशाफ खून के नमूने लेने के दौरान हुआ। 4 पॉज की टीम ने भी शेरनी को अलहदा रखकर इलाज करने का मशवरा दिया था। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। जी चांद नवाब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, कराची का चिड़ियाघर इससे पहले सफेद हाथी मरा, उसके बाद हथनी नूरजहां थी, उसके बाद अब ये 17 साल शेरनी है जो डॉक्टर की गैर मुल्की टीम ने जब इसके नमूने टेस्ट के लिए गए तो पता लगा भी इसे नहीं आ रहा, जबकि चिड़ियाघर के इंतजामिया कहना है कि इसकी उम्र जो है साल से और 21 साल तक की होती है। इसने कम नजर आने लगा है, जबकि गैर मुल्की डॉक्टर की टीम ने कहा है कि इसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है डॉक्टर, और इसका इलाज जो है अलहदा रखकर किया जाए। कराची चिड़ियाघर में जानवर जो है गैर मुल्की टीम ने कहा है कि महफूज नहीं है, इनकी जितनी देखभाल की जाएगी अच्छा है, क्योंकि ये चांद नवाब, ये तो इंकशाफ हुआ है कि ये नाबीना है, लेकिन जिस तरह से ये शेरनी की हालत नजर आ रही है टेलीविजन स्क्रीन पर, इससे तो लगता है कि शायद इसे कई मर्ज लाहक हैं। इसके साथ क्या क्या मसाइल हैं? जी बिल्कुल, गैर मुल्की डॉक्टर की टीम ने इसके नमूने लिए गए हैं जो लाहौर टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। जब आएंगे तो इसका इलाज शुरू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ठेकेदार है इनको खाने के लिए जो दिया जाता है, ना इनका कोई यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर एक मौजूद है पूरे चिड़ियाघर में, लेकिन ना कोई लेबोरेटरी है, ना अद्वियात है, बाहर से अद्वियात मंगाई जाती हैं और वो भी थोड़ी थोड़ी मेडिकल स्टोर से। इनका कोई किसी तरह भी इलाज नहीं कर। ये तो शेरनी है, बाकी जो जानवर है वो भी यहाँ पर बीमार नजर आते हैं। जी, बाकी जो जानवर हैं जो आपने कहा बीमार नजर आते हैं, जो डायरेक्टर का कमरा है उसके बिल्कुल पीछे एक छोटा सा कोई हॉस्पिटल टाइप भी बनाया हुआ है, जरा लोगों को बताइए कि वो किस हालत में है। जी बिल्कुल, वो बनाया तो गया ना, उसमें अद्वियात है, ना खुलता है। एक डॉक्टर जो है, एक लेडी डॉक्टर है, वो सिर्फ आती हैं और डायरेक्टर कमरे में बैठ के चली जाती हैं। हत्ता कि वहाँ अद्वियात भी नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, तमाम टेस्ट लाहौर भेजे जाते हैं या जो सिंध गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है एम ए जिन्ना रोड पर, वहाँ भेजा जाता है। अगर कोई बीमार जानवर हो जाए तो उसका कोई पुरस्कार हाल नहीं है, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो तकरीबन चले जाते हैं शाम को छुट्टी करके। नाइट शिफ्ट में 1-2 लोग होते हैं जो इलाज इनको देखते हैं, लेकिन किसी तरह बाकायदा इनका देखभाल नहीं की जा रही। लावारिस छोड़ दिया गया इन जानवरों को, क्योंकि
बड़ी तादाद में शहर में लोग इनको देखने के लिए आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन अब पिंजरे खाली नजर आते हैं या बिल्कुल बीमार नजर आते हैं, तो ऐसे पड़े होते हैं पिंजरों में जैसे बिल्कुल बीमार है। अच्छा चांदनवाब, हाथियों को तो यहाँ से अब रिमूव कर दिया गया, एक ही हाथी रह गई थी। ये बताइएगा कि ये जो शेरनी अब बीमार पड़ी है, इसके अलावा और कितने शेर हैं कराची चिड़ियाघर में? जी बिल्कुल, ये एक शेरनी है क्योंकि जो सफेद शेर था इसका साथी वो मर चुका, इसको उसका भी गम है। और बाकी जो एक मद्दू वाला वहाँ पर है, कुछ हिरन है, 12 सिंगे, और इसके अलावा आदि जो बदक है वो है। मुख्तसर जानवर रह गए, या तो मर गए हैं या किसी तरह उनको शिफ्ट जो इससे पहले कर दिया गया सफारी पार्क में, लेकिन कोई तादाद इतनी अब जानवरों की नहीं है जितनी पहले यहाँ होया करती थी। एक मर चुका, एक मरने के करीब। कराची चिड़ियाघर में शेर भी बकरी जैसी लग रही है इस वक्त। बहुत शुक्रिया चांदनवाब आपका। कराची में गैर कानूनी तामीरात की भरमार। जिला सेंट्रल में सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लियाकताबाद बांटवा नगर सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के 22 मसाइल जन्म ले रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल परवेज से। शहर में जारी गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ताहाल जारी है। वजीर बल्दियात नासिर शाह की जानिब से जिला सेंटर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी। ताहम लियाकताबाद के बाटवा नगर में इस वक्त गैर कानूनी तामीरात शुरू होने से यहाँ के मकीन शदीद अजियत में मुब्तला नजर आते हैं। मेरे साथ बाटवा नगर जो है यूनियन के अहदेदारन भी मौजूद है। किसी को तो बहुत बार तो एप्लीकेशन दी है, लेकिन वो अगर आते हैं तो आके वो खामोशी से अपनी जेब गर्म करके चले जाते हैं, कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। फ्री हैंड दिया हुआ उन्होंने पोषण माफिया को, रिहायशी प्लाटों को कमर्शियल उसमें यूज में लिया हुआ है। यहाँ ये सिर्फ बाटवा मेमन कम्युनिटी के लिए है, लेकिन यहाँ आउटसाइडर को भी इन्होंने दे दी है पोषण बना के, तो उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है। बाटवा नगर सोसाइटी जो एक बहुत खूबसूरत सोसाइटी हुआ करती थी, यहाँ पोषण माफिया की जो है गैर कानूनी तामीरात के बायस यहाँ मुख्तलिफ मसाइल जन्म ले रहे हैं। यहाँ के मकीनों का कहना है कि SBCA को चाहिए कि फौरी तौर पर कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए ARY न्यूज। वेलकम बैक। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड दूसरा ODI जारी है और न्यूजीलैंड ने इब्तिदाई 1 विकेट गिरने के बाद कमाल महारत से बैटिंग की है। खास तौर पे टॉम लेथम और डैरल मिचेल ने आज पाकिस्तानी बॉलर्स का भरकस निकाल दिया है। डैरल मिचेल ने बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर किए, 129 रन के मजमूए पर वो खड़े हैं। टॉम लेथम के खिलाफ इस वक्त अपील हुई है LBW की, उन्होंने 86 रन बना रखे हैं। कुल मिला के अभी 44 ओवर ही हुए हैं, 6 ओवर और बाकी हैं और न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी तकरीबन 300 रन बना लिए हैं। 296 रन और 2 विकेटें न्यूजीलैंड की गिरी हैं और न्यूजीलैंड के पास इस वक्त बहुत बड़े स्कोर का बहुत अच्छा मार्जिन है। लेकिन आज के हाईलाइट है पाकिस्तान की मिस फील्डिंग। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।